गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम राष्ट्रीय आंदोलन के उत्थान और विकास के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने कांग्रेस की स्थापना से लेकर दिल्ली दरबार के आयोजन तक देखा था। आज उसके आगे का भाग हम कंटिन्यू करेंगे। राजधानी का स्थानांतरण। राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा दिल्ली दरबार में हो चुकी थी। 23 दिसंबर 1912 का दिन राजधानी स्थानांतरण दिवस के रूप में निर्धारित किया गया। इस दिन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को समारोहपूर्वक नवीन राजधानी में प्रवेश करना था। जब लॉर्ड हार्डिंग की सवारी दिल्ली के चांदनी चौक से गुजरी तो उस पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया, जिसमें वह घायल हो गया। इस बम कांड योजना में रास बिहारी बोस, बसंत कुमार और जोरावर सिंह बारठ शामिल थे। इसमें मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी लाल व बाल मुकुंद को फांसी हुई। गदर पार्टी 13 मई 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका पोर्टलैंड में गदर पार्टी का गठन किया। इसके अन्य सदस्य सोहन सिंह भाकना, परमानंद और हरनाम सिंह थे। सोहन सिंह और लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला, जो गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती एवं हिंदी में प्रकाशित होता था। इस समाचार पत्र के मुख पर पृष्ठ पर अंग्रेजी राज का दुश्मन शब्द लिखे होते थे। इस समाचार पत्र ने एक विज्ञापन छापा, भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है। तनख्वाह मौत, इनाम शहादत, पेंशन आज़ादी, लड़ाई का मैदान भारत। इस वर्ष लाला हरदयाल ने वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1914 में की। लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुए। इस अधिवेशन में दोनों पार्टियों ने आपस में सहयोग करने का समझौता किया, जिसे लखनऊ समझौता अथवा कांग्रेस लीग समझौता कहा जाता है। इस अधिनियम में कांग्रेस के अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक थे। इसी वर्ष गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को समर्थन देने के उपलक्ष्य में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें केसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया था। होम रूल आंदोलन या स्वशासन आंदोलन 1916। सर्वप्रथम आयरलैंड में एक आयरिश नेता रेडमांड के नेतृत्व में होम रूल लीग स्थापित हुई। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगाम, महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की। इसके प्रथम प्रेसिडेंट जोसेफ बैप्टिस्टा थे। सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। इसके संगठन सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। मॉन्टेग्यू घोषणा अथवा अगस्त प्रस्ताव 1917। 20 अगस्त 1917 को भारत विषयक सचिव मॉन्टेग्यू ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इस प्रस्ताव की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए प्रयत्न करना था। इसमें शासक जनता के निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होंगे। बाल गंगाधर तिलक ने इस घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा दी। 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण जिले में नील के कृषकों की दशा सुधारने के लिए अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चलाया। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही जुड़ा। गांधी जी की महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन रेडियो प्रसारण से कहा था। सैडलर आयोग 1917। सैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नियुक्ति की गई। खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी। गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल के कारण फसल नष्ट हो गई, किंतु लगान की वसूली की जा रही थी। कृषकों को लगान में छूट दिलाने के लिए गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल ने लगान नहीं आंदोलन की शुरुआत की। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम द्वारा प्रथम बार द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन, विधानसभा और राज्यसभा की स्थापना की गई। साथ ही प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ की गई। इसके द्वारा मुस्लिमों की भांति सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों को भी अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार किया गया। इसके द्वारा ही प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। यह उत्तरदायी शासन का पहला कदम था और इसने भारतीयों को राजनीतिक प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया। रोलेट एक्ट 1919। क्रांतिकारियों के दमन हेतु उपाय सुझाने के लिए सरकार द्वारा न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति
देशद्रोह या रोलेट समिति नियुक्त की गई। इस समिति के परामर्श पर क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम 1919 पास कर दिया गया, जिसे रोलेट एक्ट कहा गया। इस अधिनियम में अपराधों के लिए न्याय प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों से युक्त एवं विशेष न्यायालय के गठन का प्रस्ताव था। इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अमान्य साक्ष्य को भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त प्रांतीय सरकारों को किसी भी स्थान तलाशी लेने और बिना वारंट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के संबंध में व्यापक अधिकार प्रदान किए गए थे। इस अधिनियम में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया। इसे काला कानून की संज्ञा दी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। पंजाब में रोलेट एक्ट के विरोध आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू ने किया, जिन्हें सरकार द्वारा बंदी बना लिया गया। इससे पहले 9 अप्रैल को गांधी जी को भी बंदी बना लिया गया था। इस गिरफ्तारी के विरोध में बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चला दी। इसमें 379 लोग मारे गए और 2000 घायल हुए। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इस हत्याकांड की जांच करने के लिए ब्रिटिश में हंटर आयोग का गठन किया गया। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या सर की उपाधि एवं महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया। भारतीय कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से अपना त्यागपत्र दे दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने इस हत्याकांड को ब्रिटिश इतिहास में एक धब्बा बताया। खिलाफत आंदोलन 1920। तुर्की का सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय मुस्लिम का खलीफा माना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जर्मनी का साथ देते हुए इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ा। युद्ध के पश्चात 10 अगस्त 1919 को हुई सैब्रे या सेवराय की संधि के अनुसार तुर्की साम्राज्य को भंग करके सुल्तान को कुस्तुनतुनिया में नज़रबंद कर दिया गया। इससे प्रेरित होकर भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। इन्हें अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन तथा ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण कांग्रेस द्वारा 1920 में कलकत्ता में आयोजित विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। दिसंबर 1920 ईस्वी को नागपुर में हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अंग्रेजों के साथ असहयोग की पुष्टि कर दी गई। महात्मा गांधी के इस आंदोलन का मूल मंत्र सरकार के सभी कार्यों में असहयोग करना, जैसे विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी उपाधियों का त्याग, सरकारी दरबार व उत्सवों का त्याग, सरकारी अदालतों वकीलों का बहिष्कार इत्यादि। चोरा चोरी कांड 1922। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक गांव में पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चलाने पर आंदोलनकारियों ने 21 सिपाहियों समेत थानेदार व उसके बेटे को जिंदा जला दिया। इस कांड के विरोध में महात्मा गांधी ने 24 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। स्वराज दल की स्थापना 1923। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया, जिसके अध्यक्ष CR दास बने। इस दल का प्रथम अधिवेशन मार्च 1923 को इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू के निवास स्थान आनंद भवन या स्वराज भवन में आयोजित किया गया। इस दल के प्रमुख उद्देश्य भारत को स्वराज्य दिलाना, राजनीतिक बंदियों को मुक्त कराना, दमनात्मक कानूनों को रद्द करने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ाना एवं निर्वाचन में जीतकर विधानसभाओं में प्रविष्ट होना और वहां सरकारी नीतियों का विरोध करना या अड़ंगा नीति का पालन करना। गांधीदास समझौता 1924। इस वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बेलगाम महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। गांधी जी ने कांग्रेस के इसी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी वर्ष गांधी जी और CR दास में समझौता संपन्न हुआ, जिसमें गांधी जी कांग्रेस की एकता को बनाए रखने के लिए स्वराज्यवादियों के कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान कर दी और उन्हें कांग्रेस के नाम पर काउंसिलों में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई। इसी वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
बम्बई में अस्पृश्यता का विरोध और दलितों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1925 में केशवराव बलीराम हेडगेवार ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस की स्थापना की। इसी वर्ष एनएम रॉय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। काकोरी षड्यंत्र कांड 9 अगस्त 1925। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के 10 सदस्यों ने लखनऊ के पास काकोरी स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूटा। इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहाड़ी और रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। इस वर्ष हुए कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की। वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसी अधिवेशन में श्यामलाल पार्षद ने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा नामक गीत गाया। 1926 ईस्वी में प्रथम ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया गया। बटलर कमेटी 1927। सर हार्कोर्ट बटलर की अध्यक्षता में इंडियन स्टेट्स कमेटी, भारतीय रियासती समिति और राजाओं की परिषद का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार और भारतीय रियासतों के मध्य संबंध सुधारना और उनके ठीक करने के लिए सिफारिशें करना। साइमन कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। 1919 के अधिनियम में 10 वर्ष पश्चात भारत में शासन सुधारों की समीक्षा करने हेतु एक आयोग नियुक्त करने का प्रावधान था। इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारतीय संवैधानिक आयोग की नियुक्त किया। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, जिनमें एक भी भारतीय नहीं था। इस कमीशन का कार्यक्षेत्र भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए संभावना का पता लगाना था। यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं होने के कारण भारत के सभी राजनीतिक दलों ने इसका व्यापक विरोध किया और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। पंजाब में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान सैंडर्स की लाठियों के वार से लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी। नेहरू रिपोर्ट 1928। भारत मंत्री लॉर्ड बर्किनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले भारतीयों को एक ऐसा संविधान बनाकर ब्रिटिश संसद के सामने पेश करने की चुनौती दी जिसे भारत के सभी राजनीतिक दल स्वीकार करते हों। 1928 में दिल्ली में भारतीय नेताओं द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि ने मिलकर भारतीय संविधान प्रारूप समिति का गठन किया। इस समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट का मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया और अपने 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसे जिन्ना के 14 सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। बारदोली आंदोलन 1928। 12 फरवरी 1928 को हुए इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के अनुयायियों कुंवर जी मेहता और केशव जी गणेश ने किया। सूरत में इस आंदोलन का मुख्य नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस आंदोलन के दौरान महिला ने पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। 1928 में सरदार भगत सिंह ने लाहौर में गोली चलाकर सैंडर्स की हत्या कर दी। लाहौर अधिवेशन 1929। दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन किया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में प्रथम बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के किनारे भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। 26 जनवरी 1930 को गांधी जी के आज्ञानुसार सारे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। 1929 को ब्रिटिश सरकार ने मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास करने का फैसला किया। इसका विरोध करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31। 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका प्रमुख उद्देश्य नमक कानून को समाप्त करना था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से अपने 78 आश्रम वासियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की। दांडी ग्राम गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। वहां पहुंचकर महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के तट पर सांकेतिक रूप से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। 12 नवंबर 1930 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे
मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। गांधी इरविन समझौता 1931। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। गांधी जी द्वारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा से न बचा पाने के कारण इस समझौते की बहुत आलोचना हुई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। 7 सितंबर 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया। इस सम्मेलन का आयोजन सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। इसी पैलेस में ब्रिटिश नागरिक फ्रैंक मॉरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि सर आगा खान ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्थायी बनाने और डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। महात्मा गांधी ने इन मांगों का विरोध किया और अपनी औपचारिक स्वराज की मांग पर जोर दिया। गांधी जी की मांगों को अस्वीकृत कर दिया गया, जिससे असंतुष्ट होकर वे भारत लौट आए। 3 जनवरी 1932 को उन्होंने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किया। 27 फरवरी 1931 को उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड नोबेल पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए। 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का अधिवेशन कराची में संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति की घोषणा की। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट 1932। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को एक घोषणा की, जिसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग और अल्पसंख्यक माना गया और उन्हें अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। यह घोषणा इतिहास में सांप्रदायिक पंचाट के रूप में जानी जाती है अथवा मैकडॉनल्ड निर्णय के नाम से विख्यात है। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे राजनीतिक धूर्तता कहा, किंतु पंडित मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से अंबेडकर और गांधी जी के मध्य 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। इस समझौते के अनुसार प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 148 सीटें और केंद्रीय विधानसभा में 18% सीटें आरक्षित कर दी गई। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। 17 सितंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें केवल राजभक्तों और सांप्रदायवादियों ने भाग लिया। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। ब्रिटेन के मजदूर दल ने इसे प्रतिनिधित्वहीन और प्रभावहीन माना। 1933 में तीनों गोलमेज सम्मेलनों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया, जिसमें भारत के लिए नए सुधारों और भावी संविधान की घोषणा की गई। इस श्वेत पत्र के आधार पर ब्रिटिश संसद ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया अब तक का सबसे बड़ा पारित विधान था। यह अधिनियम संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था। इस अधिनियम में 451 धाराएं, 15 सूचियां सम्मिलित थी। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ सरकार की योजना बनाई गई। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई और प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। इसके अंतर्गत केंद्र और प्रांतों के विषयों का बंटवारा किया गया। इस अधिनियम का सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को दास्ता का नया चार्टर कहा। उन्होंने इसके संबंध में टिप्पणी की है कि हमें ऐसी कार दे दी गई जिसके ब्रेक तो सारे ठीक हैं, परंतु उसमें इंजन ही नहीं था।